साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें? कौन? चिरकुट अपने दोस्त जादूगर जोगिंदर से मिलने शहर आ जाता है। वो फेवरेट दोस्त है। अच्छा, आजा आजा। और अंदर आते ही भूखा नंगा चिरकुट खाने के चक्कर में जाने वाला था। ओ भाई ये क्या है? बच गया साला। तभी इसका दोस्त दूसरे की फसल को अपना बताकर इस भूखे जीव को छोड़ देता है। ये देख असली असली। इतने में साला ये 7 पीढ़ियों से भूखा नंगा चिरकुट खाना दबाने लगता है और तीखा खाकर गलती से एक गिलास देशी पौवा गटक जाता है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। नशे में लुंड चिरकुट को सब ट्रिपल दिखाई दे रहा था। क्या रे भिख मंगिया? तभी ये साला नशे में चूर कलवा बिल्ले का चबूतरा सुझा देता है। अब तू गया बेटा। फ्री फायर अच्छा बेटे। ये देख कलवा इसे छिलने के लिए दौड़ा लेता है। तभी ये नशेड़ी लुढ़कते हुए शहर छोड़कर वापस गांव भाग आता है। हे प्रभु हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? चिरकुट खरगोश को निपटाने के लिए अपना देसी दिमाग लगा रहा था बाप रे! और जाल बिछाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ खरगोश से गाजर निकल ही नहीं रहा था। ये देख चिरकुट खुद गाजर निकालने आता है। ये देख भैया। इस बार चिरकुट खरगोश को रस्सी से लेने वाला था। दोस्तों अभी बता दे भाई, अभी बता दे। साला ये चिरकुट खरगोश का चुस्ता खाने के लिए पागल हुआ पड़ा था। अब तू गया बेटा। आजा आजा। पर खरगोश तो इसे हर बार अपना लोला थमाकर भाग जाता था। किधर? इस बार ये खरगोश के लिए फ्री गाजर का दरवाजा लगा देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तभी खरगोश पीछे से आकर इसका ही गाजर तोड़ देता है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं मार गया। इतने में चिरकुट तोप से खरगोश को उड़ाने का सोचता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। अच्छा, पर ये तोप में पावर की कमी से बार बार झूल जा रहा था। लास्ट में साला ये खरगोश को ऊपर भेजने के लिए फुल सेटअप बना लेता है। तभी खरगोश टेस्टिंग के लिए पहले चिरकुट को ही भेज देता है। हे प्रभु पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। घर पे चलो मेरे। मोगली का लौंडा लुल्ली रस्सी डालकर दूसरे देश से बादल ही चुरा लाता है और ये साला तूफान पर बैठकर गांजा फूंक कर बौरा जाता था। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। इतने में ये सारी बंजर जमीन पर पानी फेर देता है। हसीन बना दिया, साला हाथ झंझना जाता है। लुल्ली बचपन में लोमड़ी को चरम सुख दे देकर बड़ा हुआ होता है कौन है तू? अबे जीजा जी का होटल है। और जंगल के सभी जानवरों के साथ इसका सुबह शाम उठना बैठना होता है। भैया। लुल्ली जैसे जैसे बड़ा हो रहा था ये उतना ही कुराफात मचा रहा था। तभी इसके दोस्त घोड़े को गिद्धों का झुंड लपेटने वाला था। ये देख लुल्ली अपने लुल्ली से सबका चीर हरण कर देता है। अच्छा। तभी कुछ साल बाद इस जंगल में भयंकर सूखा पड़ जाता है। बीड़ी ये देख मोगली का लौंडा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके बाढ़ ला देता है। दोस्तों तभी ये अपना प्रोग्राम जारी रखने के लिए छमिया भी लहा लेता है। हे प्रभु मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। भूपेंद्र जोगी अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। चिरकुटों की टीम बाढ़ का पानी रोकने के लिए पुल बना रही होती है। दोस्तों तभी ये नासा का साइंटिस्ट अपने लौंडे को कट्टर मशीन बना देता है। अरे रुक जा। इधर ये तीनों अंडे जन्म से ही पैरासूट लेकर पैदा हुए होते हैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। यहाँ तो एक से बढ़ के एक नवाब प्रौढ़ी होते हैं। तभी वहाँ पेड़ों का रक्षक कुकुर पहुँच जाता है। बीड़ी दे तब बताओ मैं। पर साला ये तो एक ही हड्डी में मान जाता है। आज ही बदल लिया साला। ये सारे मिलके लड़की के स्टाइल में सबका काट रहे होते हैं। इतने में ये छोटा चिरकुट सबसे मोटा लंबा पेड़ काटने चल देता है। पर पेड़ की मजबूती देख ये गोले से इसे उड़ा देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अभी बता दे भाई। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। ये देख चिरकुट घपाचू को पेड़ पे छोड़ देता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। घर। अरे साला। और अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए ये पेड़ को सही जगह ठूस देता है। हे प्रभु अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। क्या हुई? बतकी अपने अंडे को गर्म कर करके सुस्त हो गई होती है। पर बच्चे न निकलने पे इसके पड़ोसी इसका मजाक उड़ाते थे। तभी कुछ दिन बाद 4 में से 3 अंडे से इसके लौंडे निकल आते हैं। आ गई माल आ गया। बोल जा बब्बा। और चौथा अंडा दूसरी बिरादरी का निकलता है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। ये देख बतख सदमे में चला जाता है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। एक दिन बता दूंगा मैं, ATM लेके घूरूंगा। बाबू मान जाओ ना। इतने में आस पास के पड़ोसी इसका बहुत मजाक उड़ाने लगे। अरे बाप हो बाप भाई का सुनारिया बात है मौका मानत बा। तभी सभी लोग बतकी के साथ इसे घेर लेते हैं। अब तू गया बेटा। इतने में हंस का लौंडा सबको चकमा देकर फरार हो जाता है। पर बिल्ले के सामने आते ही ये आसमान में उड़ जाता है। आजा। और बतकी की परेशानी देख हंस वहाँ से चला जाता है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी
धोने के लिए पानी नहीं है। तभी ये भी अपने कुंभ में बिछड़े खानदान से मिल जाता है। हे प्रभु ये कुत्ता पूरे 1 घंटा लेट ऑफिस आता है। तो बॉस ने इसको पूरे ऑफिस के काम इस पर सौंप दिया। कुत्ता फटाफट बिना रुके काम करते रहा। बॉस इसको पानी पीने भी नहीं देता है, फिर से इसे काम पे लगा देता। आज मैं मर गया भैया। रे रुक जा। इतना सारा काम खत्म करते करते कई दिन निकल जाता है। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? बॉस फिर से आता है, के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन कुत्ता सारा काम खत्म करके गोवा के बीच में घूमने जाता है। बीच पे आते ही कुत्ते का धूमधाम से स्वागत करता है। थैंक यू। कुत्ता अपना सारा सामान फेंक देता है। फिर कुछ भोजन का जुगाड़ करके और फ्रेश अंडा लेके निकल पड़ता है। गर्मी से परेशान होकर जोफू ने एक पंखा निकाला और उससे हवा करने लगा, लेकिन उसकी नाक अचानक से बहुत बड़ी और लंबी हो गई। जोफू अपनी लंबी नाक को देखकर परेशान हो गया। तभी जोफू को याद आया कि एक साधु ने उसे दूसरा पंखा भी दिया था। उसने साधु के दिए पंखे से हवा की तो नाक फिर से पहले जैसी हो गई। जोफू को पता चला कि ये दोनों जादुई पंखे हैं। खुशी खुशी वह घर लौटा और अपनी पत्नी व बच्चों को सारी घटी घटना सुनाई और अपने बेटे को दिखाया कि नीला पंखा नाक को बड़ा करता है और सफेद पंखा उसे छोटा कर देता है। परिवार ने सोचा कि इन पंखों का इस्तेमाल करके जमींदार का कर्ज कैसे चुकाया जाए। तभी दोनों पंखे हवा में उड़कर घर से बाहर चले गए। गांव का जमींदार जोफू के घर पर आकर उन्हें प्रतिदिन पैसों के लिए धमकाता था। उधर लालची जमींदार अपने जन्मदिन के लिए बड़ा उत्सव मना रहा था। उसने कई अमीर और रसूखदार लोगों को बुलाया था। तभी सफेद पंखा एक जादुई बौना बनकर जमींदार की मेज के पास पहुंचा। उसने नीले पंखे से जमींदार की नाक को बड़ा कर दिया। जमींदार की विशाल नाक देखकर सभी मेहमान डर गए। उन्हें लगा कि जमींदार को कोई अजीब बीमारी हो गई है और सभी मेहमान डरकर जमींदार के घर से भाग गए। जमींदार अपनी बड़ी नाक को लेकर परेशान हो गया। उसने पूरे गांव के वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई उसकी नाक ठीक नहीं कर सका। यह खबर जोफू के घर पहुंची। वे अफसोस करने लगे कि काश उनके पास वे पंखे होते तो वे जमींदार की नाक ठीक कर सकते थे। तभी जादुई बौना फिर से प्रकट हुआ और जोफू को जादुई पंखे लौटाकर चला गया। जोफू ने सोचा कि अब वह कर्ज चुका सकता है। उसने जमींदार को खबर भेजी। जमींदार की बेटी ने जोफू को बुलाया। जोफू ने अपनी कहानी सुनाई और सफेद पंखे से जमींदार की नाक को छोटा कर दिया। जमींदार ने पहले तो वादा किया था कि जो उसकी नाक ठीक करेगा उसे सोना चांदी देगा, लेकिन अब वह न केवल जोफू को इनाम देने से मुकर गया बल्कि उसने पंखा भी छीन लिया। जमींदार ने दूसरा पंखा लेने के लिए जोफू के घर के बदले अपना मकान उसे दे दिया। लालची जमींदार जोफू के पुराने टूटे फूटे घर में गया और पंखे से नाक को लंबा करने लगा। कुछ ही समय में उसकी नाक इतनी लंबी हो गई कि वह बादलों को पार करके स्वर्ग में यमराज के महल तक पहुंच गई। यमराज खाना खा रहे थे। तभी जमींदार की नाक ने उनकी मेज को तोड़ दिया। यमराज को समझ नहीं आया कि यह क्या है। तभी उन्हें चित्रगुप्त ने बताया कि यह एक इंसान की नाक है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस नाक को खंभे से बांध दिया जाए। जमींदार को कुछ अजीब लगा। उसने सफेद पंखे से नाक को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन नाक का दूसरा सिरा खंभे से बंधा था, जिसके कारण वह खुद ऊपर की ओर खींचने लगा। फिर भी वह डरा नहीं और सोचा कि वह स्वर्ग जाकर देखेगा। यमराज को घमंडी इंसान पसंद नहीं आया तो उन्होंने सैनिकों को रस्सी खोलने का आदेश दे दिया। रस्सी खुलते ही जमींदार अचानक से नीचे गिरने लगा। जमींदार मदद के लिए खूब चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये 3 हरामी बतख सिगरेट खरीदना चाहते थे, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। मैं गरीब हूँ। इसलिए इन्होंने आंगन में काम करना शुरू किया, जैसे घास काटना, शीशे साफ करना। अपने मेहनत से कुछ पैसे कमाकर ये सारे सिगरेट खरीद सके। काम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, लेकिन तभी उसके पापा बटवा निकालकर इस बतख को बहुत सारा पैसा देता है। जब ये बतख सिगरेट खरीदने जाने लगे तो उनके पापा दरवाजे पर आ गए और उन्हें उनके कमाए हुए पैसे को वापस रखने के लिए कहा। फिर ये बतख एक एक करके पैसे रखने लगते हैं, लेकिन ये बतख चालाक था तो ये आइंस्टीन का आइडिया लगाकर पैसे को रखने लगता है। हरामजादे निकल जाए यहाँ से। फिर इसके पापा एक टेबल पर तिजोरी को रखकर आराम करने लगता है। तभी इसके बच्चे चुपके से अंदर आ गए तिजोरी चुराने की कोशिश में, लेकिन इनके पापा पहले से ही जान चुके थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर चुपके से उनके पीछे चला गया ये जानने के लिए कि ये साले बतख क्या करने वाले हैं। तीनों बतख ट्री हाउस में चढ़े। फिर उसके पापा भी चढ़कर सुनने लगता है। दरअसल ये बतख पासवर्ड बुक ढूंढने के लिए गया था, क्योंकि पासवर्ड से ही तिजोरी खुल सकता था। जब वह पासवर्ड पढ़कर बोल रहा था तभी उसके पापा भी आ चुके थे। जब तिजोरी खोलकर पैसा निकाला तो उसके पापा ने चिल्लाया, आज मैं मर गया भैया। ये बतख डरकर एक कोने में बैठ गया। तभी उसके पापा ने कहा, फिर ये तिजोरी को इन सालों से बचाने के लिए अपने साथ ही गले लगाकर सोता है। फिर भी ये साले तीनों बतख सिगरेट खरीदने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने देसी जुगाड़ लगाया। फिर मछली पकड़ने वाले कांटे को उसके हाथ में लगाकर हटाया। फिर तिजोरी को खींचने की कोशिश की, लेकिन इसके पापा ने इसे पकड़ लिया। फिर ये बतख धीरे धीरे से उसे उठाने लगता है, लेकिन ये बतख तो उसे पकड़ ही नहीं पाया। आप दो ना। फिर वह नीचे जाकर उसे आराम से पकड़ लिया। जैसे ही ये जाने वाला था तभी सिक्के उसके मुंह में गिरते हैं। फिर ये ऊपर वाला बतख देख रहा था कि छोटे बतख ने तिजोरी के साथ पकड़ा गया है, तो ये तिजोरी को उठा लेता है। नीचे वाला बतख अपना हाथ दिखाकर सफाई देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ये दोनों जल्दी से सिक्के उठाकर भाग गए। तभी इसके पापा तिजोरी में फंस गए और बाहर निकलने के लिए भी उसे पासवर्ड डालना पड़ा। बहुत देर हो गई। जब वह बाहर निकलकर दूरबीन से देखा तो उनके बच्चे एक सिगरेट की दुकान से बाहर आ रहे थे। तभी इसके पापा उनके ट्री हाउस में पहले ही चढ़ गए। जब ये 3 बतख वापस आकर पैकेट खोला तो उसमें असली में सिगरेट था। फिर ये बतख सिगरेट उठाकर फूकने का नकल करने लगा। तभी उसके पापा ने तुरंत उसके मुंह में डाल दिया। उन दोनों के मुंह में भी सिगरेट डाल देता है। ये उन बतख को कुछ बोलने का भी मौका नहीं दिया और ज्यादा उनके मुंह में सिगरेट भर देता है।